बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो कि है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ये आपका पेपर है, यानी ये आपका सब्जेक्ट है। आप सभी को पता है यूपी टेट में बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस कुछ प्रैक्टिस सेट हैं जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि से हैं, तो यहाँ पर हम उनको दोनों को शामिल करते हुए क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यूपी टेट की, तो आप सभी को पता है 28 नवंबर 2021 को जो आपका पेपर हुआ था, पेपर क्या हुआ था, पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से आपका एग्जाम जो है वो बीच में ही रोक दिया गया। ठीक है, अब आप सभी को पता है नई डेट आ गई है यूपी टेट की, जो कि है 23 जनवरी 2022। ये है एग्जाम की न्यू डेट। तो समय कम है, आपका पेपर कैसा आ सकता है आप जानते हैं। 28 नवंबर का जो पेपर आया था बहुत इजी था, लेकिन आने वाले एग्जाम में हो सकता है कुछ क्वेश्चन टफ भी आ सकते हैं, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है अपने एग्जाम के लिए। यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे। आप यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, आप अपने आप को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ेंगे आज के अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्धि का एकल घटक या एकल अपव्यय सिद्धांत दिया था। आपके ऑप्शन रहे, आपको इनको बताना है, यानी आपके जो ऑप्शन है उनमें से आपको आंसर करेक्ट चूज करना है। तो बुद्धि का एकल घटक या एकल अपव्यय सिद्धांत जिसने दिया है उनका नाम है एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने बुद्धि के सिद्धांत के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें बिने एवं टर्मन महोदय की, तो बिने और टर्मन दोनों ने साथ में ही एकल अपव्यय सिद्धांत को दिया, या बुद्धि का एकल सिद्धांत भी, या बुद्धि का एक सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत भी आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, बुद्धि के संदर्भ में एकल घटक एक अपव्यय सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया। तो करेक्ट आंसर आप जो है वह सी लगा लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व होते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि व्यक्तित्व दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति और बहिर्मुखी। तो अगर हम बात करें अंतर्मुखी व्यक्ति, तो अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं वो कह सकते हैं अपने आप में ही खोए रहते हैं। ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह लेखक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वह कविताएं, रचनाएं, ये सारी चीजें करते हैं। स्वयं से बातें करना, लोगों से विरक्त रहना, यानी लोगों से दूरी बना करके रखना, एकांतवासी होना, ऐसे टाइप के आंतरिक व्यक्ति दिखाई देते हैं, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कहलाते हैं। वहीं अगर हम बहिर्मुखी व्यक्ति की बात करें तो यह सामाजिक एवं व्यवहार पूर्ण होते हैं। कहने का मतलब है यह समाज में सबके साथ घुल मिल जाते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति वे होते हैं जो जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिकता से पूर्ण एवं उनसे व्यवहार के रूप में देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि ये अच्छे से विजिबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार यानी आत्ममानव वह होता है जिसे क्या कहेंगे हम। तो ये रहे आपकी ऑप्शन, आपको आंसर करना है। तो आप खुद से भी जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनका आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगर हम बात करें सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार सुपरस्टार यानी अतिमानव, तो वह होता है जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा चयन किया जाता है, यानी चूज किया जाता है या पसंद किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आप ए लगा लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया।
तो जुंग महोदय की बात करें तो वर्ष 1910 ईस्वी में जुंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए सहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। क्या कहेंगे? यानी अगर ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं व्यक्ति की विभिन्नता देखने को मिलती है। सभी जो व्यक्ति होते हैं एक समान नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, चीजें देखने को अलग से देखने को मिलेंगी। अब ये कहते हैं कि जुड़वा बालक होते हैं तो वो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उनमें भी कई सारी चीजें जो है चेंज देखने को मिलेंगी। जैसे कह ले कि उनका फिंगरप्रिंट वगैरह, ठीक है, आंखों का रंग तो सेम हो सकता है, लेकिन कई सारी चीजें, कई सारी क्वालिटी जो है उनमें भी अंतर करने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग, विविधता तथा विचलन को हम भौतिक अंतर कहेंगे, ठीक है, यह भौतिक अंतर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा, या शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा, किसके द्वारा? तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिया है परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, तो यह कहीं ना कहीं शैक्षिक पिछड़ापन का कारण होगा, ठीक है। इनमें से नहीं पूछा है तो देख लेते हैं। दूसरा है स्कूल या विद्यालय की शोचनीय शैक्षिक माहौल, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। फिर है परिवार की शोचनीय भावनात्मक वातावरण, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वह शैक्षणिक पिछड़ापन का कारण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण मुख्यतः सामाजिक आर्थिक स्थिति, भावनात्मक वातावरण, स्कूल का वातावरण है। इन सब के चयन में या इन सब के उन्नयन में शैक्षणिक स्तर ऊपर उठता है तथा परिवार का पेशा बालक के शैक्षणिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यानी पेशा कैसा है, मान लीजिए बच्चा जहाँ से आ रहा है उसका परिवार कुम्हार है, या फिर कह सकते हैं कि वह किसान परिवार का छात्र है, ठीक है, किसान परिवार का बेटा है। इसी तरह से अन्य व्यवसाय भी हो सकते हैं। तो परिवार का पेशा यह शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता है, यह उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है बालक पर। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी या त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे? तो आपके ऑप्शन है, आपको इनका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो वह बालक जो सामान्यतः अपने आयु वर्ग के बालकों के बुद्धि लब्धि से कम बुद्धि लब्धि रखता है तथा तुलनात्मक रूप से कमी या त्रुटि प्रदर्शित करता है, तो ऐसे बालक को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम प्रतिभाशाली बालक की बात करें तो इनका आईक्यू लेवल 120 प्लस ही देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पिछड़े बालक की बात करें तो इसमें बालक देखिए आयु वर्ग तो समान होगा, लेकिन इनका आईक्यू लेवल जो है कम देखने को मिलेगा। यानी इसमें सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंद बुद्धि बालक प्रकार के बच्चे देखने को मिल सकते हैं पिछड़े बालक के अंतर्गत। तो इतनी सारी बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नए विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट किसका है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो 8 की बात करें तो 8 का करेक्ट आंसर जो है वह है स्किनर महोदय ने जो है यह स्टेटमेंट दिया है। बाकी आप सभी जानते हैं स्किनर महोदय जो हैं वह किससे संबंधित हैं, आप कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। कई सारे वीडियोस में मैंने स्किनर महोदय के बारे में बताया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पूछा है आईपीसी का पूरा अर्थ है, आईपीसी का पूरा जो फुल फॉर्म है वह क्या है आपको बताना है। तो आईपीसी की बात करें तो इंडियन पैनल कोड, हिंदी में इसे आप कहेंगे भारतीय दंड संहिता। तो फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लेता है, जैसे CWSN,
इसका फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आईपीसी का तो मैंने बता ही दिया है कि इंडियन पैनल कोड, इंग्लिश में, हिंदी में भारतीय दंड संहिता। तो फुल फॉर्म वगैरह भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो देख लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। बालक का प्रारंभिक विकास जो है वह किस पर निर्भर करेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 10 की बात करें तो जो बालक का प्रारंभिक विकास है, जो प्रारंभ यानी शुरुआत जहाँ से होगी, उसका विकास जो है वह माता पिता पर डिपेंड करेगा। डिपेंडेंसी जो है वह माता पिता पे सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि माता पिता से ही वह चीज़ें सबसे पहले सीखता है। अगर हम बात करें बालक का प्रारंभिक विकास पर बालक के माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक भी माने जाते हैं। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तो देख लेते हैं 11 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत, यहाँ बहुत नहीं होगा, थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है। यानी अगर बच्चा है, ठीक है, वह कहीं ना कहीं अपने माता पिता से भिन्न होता है, कई सारी चीजें हो जाती हैं जिनके कारण वह भिन्न होता है, तो वह कौन सा कारण है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो 11 की बात करें तो बच्चा थोड़े बहुत मायने में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, इससे हम कहेंगे आनुवंशिकता का विभेद। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 11 का जो है वह बी है। यह आनुवंशिकता विभेद के नियम को स्पष्ट करेगा। यहाँ पर विभेद भी आप कर सकते हैं, अगर आनुवंशिकता विभेद करके होता तब भी आपका आंसर यही होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है। जिज्ञासु छात्र क्या होता है, जो किसी भी चीज को जानने के लिए उत्सुक हो, यानी उत्सुकता उसमें ज्यादा रहती है कि अगर पृथ्वी जो है गोल है तो क्यों है, ठीक है, फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं, मतलब उसके अंदर एक तरफ कह सकते हैं कि क्यों, कब, ऐसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें जानने के लिए उत्सुक रहता है, तो उनको प्रेरित करने में कौन सा कारगर उपाय सही होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो 12 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रशंसा। सकारात्मक अभिप्रेरणा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं छात्र या किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करें। अतः प्रशंसा करके किसी जिज्ञासु बालक को प्रेरित किया जा सकता है तथा यही सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो इस तरह से आप आंसर बी टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है। तो खेलकूद की बात करें तो खेलकूद से परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य और सामाजिक गुण सबसे इम्पोर्टेंट है। शारीरिक विकास तो होगा लेकिन सामाजिक गुण सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से ये सभी जो है इनके कारक कहलाएंगे। ये सभी जो है विकास पर जो है अपना प्रभाव डालते हैं। करेक्ट आंसर डी लगाइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है क्या बुद्धिमान माता पिता यानी अभिभावक के बच्चे संतान सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं। आप देखते होंगे कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत, कोई IAS PCS, कोई टीचर, कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो क्या जरूरी है उनके बच्चे जो हैं और डॉक्टर ही बने आगे चल के, या उनके बच्चे वकील ही बने, क्या ऐसा संभव है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 14 की बात करें तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नहीं। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज हो यह अनिवार्य नहीं है। करेक्ट आंसर आप बी लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चे की अपेक्षा क्या करना पड़ता है, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका ये रहा प्रश्न और ये रहे ऑप्शन।
दोस्तों अगर हम यूपी टेट में पैडागोजी की बात करें तो मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है कि मिनिमम 2 या मैक्सिमम 4 से ज़्यादा आपको पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं सीटेट में 15 नंबर का पैडागोजी आता है कम से कम, और 15 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर 15 की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। करेक्ट आंसर आप डी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पूछा है बच्चों के सामाजिकरण करने की 2 विधियों में एक स्नेह परक सजा एवं, तो बाकी आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो बच्चों के सामाजिकरण करने की 2 विधियों में प्रथम है स्नेह परक सजा तथा दूसरी उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है इनमें। करेक्ट आंसर आप बी लगा सकते हैं आप क्वेश्चन को पढ़ करके, और आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 पूछा है जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या कहलाएगा, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हर बच्चा एक मूल पैतृक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। करेक्ट आंसर जो है आप भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। पूछा है 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर जो है यानी जो प्रतिशत में है बढ़ता है, लगभग कितना बढ़ेगा। अगर हम 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास की दर की बात करें तो 18 की बात करें तो करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा 2 से 10 तक। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य किसी बच्चे की भाषा का शब्दकोश भंडार लगभग 100 होता है, ध्यान रखिएगा, तथा प्रतिवर्ष 2 से 10% शब्द बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर 2 से 10% शब्द की संख्या रहेगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पूछा है कि मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, किस अवस्था में होती है, आपको बताना है। तो 19 की बात करें तो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा किशोरा अवस्था। मानव मनुष्य के विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था होती है, इसलिए तीव्र विकास के कारण बालक सामंजस्य स्थापित न कर पाने में तनाव में रहता है। इसे तनाव की अवस्था भी कहते हैं। स्टर्नले हॉल ने यह स्टेटमेंट भी दिया है। बाकी बाल्यावस्था में जो विकास की गति है वह शिथिल पड़ जाती है, रुकती नहीं, शिथिल पड़ जाती है यानी धीमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा है सिफेलो कॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है, यानी जो सिफेलो कॉडल हैं उन्होंने माना है कि शारीरिक विकास किस से किस अवस्था तक यानी किस स्तर तक होता है या कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 20 की बात करें करेक्ट आंसर जो है वो आप ए लगा लीजिएगा। कई बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो विकास है वह सिर से पाँव की ओर होगा या सिर से पैर की ओर होगा। तो ये माना है सिफेलोडोकल सिद्धांत के अनुसार कि मानव शरीर का विकास सिर से पैर की ओर होता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 पूछा है कि गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, यानी जब बच्चा गर्भकाल से आता है तो इस जन्म की अवधि को हम क्या कहेंगे। 21 की बात करें तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा प्रसव पूर्व काल। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। इसकी अवधि लगभग 280 दिन से मानी जाती है, यानी इतनी मानी जाएगी, लगभग 9 महीने से 10 महीने के बीच की अवधि प्रसव काल या प्रसव पूर्व काल कहलाएगा। बढ़ते हैं 22 की तरफ। 22 पूछा है जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपने संवेदना यानी विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है, क्या कहलाएगा, आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में तो इनकी 4 प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, जिसमें पहली है संवेदीय पेशी अवस्था या संवेदीय मोटर अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। इसकी जो
सीमा है, आयु सीमा 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था मानी जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह होती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। तीसरी होती है मूर्त अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह होती है तीसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो 7 से 11। और चौथी अवस्था होती है अमूर्त या औपचारिक अवस्था, यह होती है 11 से 14 या इसके ऊपर की अवस्था, या 11 से 15 या उसके ऊपर की अवस्था मानी जाती है। तो ये 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाती है। तो यह होगी सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदीय मोटर अवस्था या संवेदीय पेशी अवस्था। इसके कई सारे नाम हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है रोशा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया। इनमें से किसने किया रोशा स्याही धब्बा परीक्षण? ठीक है, तो यहाँ पर 23 की बात करें तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। रोशा स्याही धब्बा परीक्षण का आविष्कार हरमन रोरशा ने किया। यह परीक्षण व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक विधि है। कब किया आपको कमेंट द्वारा इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत या बहुविमात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आप खुद से भी आंसर करने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के विकास के अनेक तत्व उत्तरदायी होते हैं, जैसे परिवेश, शिक्षा, बुद्धि स्तर, सामाजिक आनुवंशिकता। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, 8 या 9? ठीक है, तो कमेंट द्वारा इसका आंसर आप जरूर करिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने या ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। इनमें से कौन था? दोस्तों, अगर हम बात करें जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे की, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं जिनकी संख्या 4 है। इन चार अवस्थाओं में इन्होंने सारी चीजें बताई हैं। तो यह अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता के से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वह है जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। पूछा है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है, यानी थॉर्नडाइक ने अपना कौन सा सिद्धांत दिया है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो 26 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, अतः इनके सिद्धांत को व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। तो व्यवहारिकता का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया है। इनके सिद्धांत को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने, अगर हम बात करें E.L. थॉर्नडाइक की, तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है वह भूखी बिल्ली पर किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है। तो 27 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ध्वनि उच्चारण विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि की गति एवं उनकी संरचना के संदर्भ में भाषा का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि उच्चारण विज्ञान के अंतर्गत करेक्ट आंसर आप सी लगाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो कि पूछा है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। इनमें से कौन सी ग्रंथि है यह पूछा है। तो यहाँ पर 28 की बात करें तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आप सभी को पता है किसी भी ग्रंथि के द्वारा इनमें नियंत्रित नहीं किया जाता, यह स्वनियंत्रित होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 पूछा है कि इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है या संबंधित नहीं है भावनात्मक विकास से। तो 29 की बात करें, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। भावनात्मक विकास मानव के जन्म से नहीं प्रारंभ होता। यह विकास मानव के सामाजिक परिवेश, लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के पश्चात जो है देखने को मिलता है। क्या? भावनात्मक विकास। शारीरिक विकास का संबंध भावनात्मक विकास भी से नहीं होता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पूछा है 30 नंबर का क्वेश्चन, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा? तो आपको बताना है। तो देखिए, अगर एक शिशु के सामाजिक विकास की बात करें तो उसका विकास अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करेगा, शिशु को मिलने वाले प्यार व अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, इन सभी पर जो है निर्भर करता है। अगर हम बात करें एक शिशु के सामाजिक विकास की, तो करेक्ट आंसर आप डी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 130 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।